अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं हमारा जो लेक्चर नंबर 1 ऑफ द मेंटल हेल्थ नर्सिंग हमने शुरू किया था, और वो लेक्चर नंबर 1 था इंट्रोडक्शन टू द मेंटल हेल्थ नर्सिंग और साइकोट्रिक नर्सिंग। तो उसका पार्ट 2 हम शुरू करते हैं, जिसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि साइकोट्रिक नर्सिंग है क्या, और फिर साइकोट्रिक नर्सिंग के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी कॉन्सेप्ट्स है, वो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे। किस तरह जो है ना साइकोट्रिक नर्सिंग में हम किस तरह की डायग्नोसिस, असेसमेंट और ये सारा इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, इंटरवेंशन, तो ये सारी हम किस तरह करते हैं, ये डिटेल से हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा था, और पार्ट 1 में हमने स्पेसिफिकली साइकोट्रिक नर्सिंग या मेंटल हेल्थ नर्सिंग का इंट्रोडक्शन था, उसकी जो 3 एस्पेक्ट्स थी तो हमने डिटेल से डिस्कस की थी। तो चलते अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन लेक्चर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसको फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करवाएं। ओके, इंट्रोडक्शन टू साइकोट्रिक नर्सिंग। तो साइकोट्रिक नर्सिंग, जैसे कि हमने पहले वाली पार्ट में बताया था, कि प्रोवाइडिंग केयर टू द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसिंग मेंटल हेल्थ चैलेंजेस। उन इंडिविजुअल को आप केयर प्रोवाइड कर रहे हो जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम या चैलेंजेस का शिकार हो। मेंटल हेल्थ चैलेंजेस क्या होते हैं? मेंटल इलनेसेस है, इमोशनल डिस्ट्रेसेस है, या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है। या जो पहले वाले पार्ट हमने पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि साइकोलॉजिकल, इमोशनल या सोशल प्रॉब्लम उनको हो। तो ये 3 एस्पेक्ट्स, इन तीनों एस्पेक्ट में जहाँ भी जो है ना डिसेबिलिटी हो, तो उसी डिसेबिलिटी को हम दूर करने के लिए फिर साइकोट्रिक नर्सिंग पढ़ते हैं। ओके, अच्छा, अब जो है ना साइकोट्रिक नर्सिंग में 2 बेसिक एस्पेक्ट, एक होता है मेंटल हेल्थ, दूसरा होता है मेंटल इलनेस। मेंटल हेल्थ को हम साइकोट्रिक नर्सिंग में प्रमोट करेंगे, और मेंटल इलनेस को हम प्रिवेंट करेंगे। ओके, प्रिवेंट करेंगे, ख़त्म करेंगे। ओके, तो मेंटल हेल्थ क्या है? जैसे कि पहले वाले पार्ट में हमने डिटेल से इसका जो डिफिनीशन था, डिटेल से हमने डिस्कस किया था कि द स्टेट ऑफ कंप्लीट साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग। ये क्या होता है? साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग, ये 3 एस्पेक्ट्स है, और 3 एस्पेक्ट्स हमने डिटेल से डिस्कस की थी पार्ट 1 में। अच्छा, तो ये मेंटल हेल्थ है। अब इसी मेंटल हेल्थ को हम प्रमोट करेंगे साइकोट्रिक नर्सिंग में, और इसके अगेंस्ट जब इन साइकोलॉजिकल, इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट में डिसेबिलिटी आ जाए, इनमें डिफिसिट आ जाए, तो फिर उसको मेंटल इलनेसेस कहते हैं, और इसी मेंटल इलनेसेस को हम प्रिवेंट करेंगे, इसी को हम ख़त्म करेंगे। ओके, तो ये हमारा मेन गोल होगा साइकोट्रिक नर्सिंग का। अच्छा, अब 7 साइंस ऑफ मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ का हमने डिफिनेशन पढ़ा, लेकिन कौन कौन सी ऐसी साइंस होगी जिसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि वेदर दैट पर्सन आर मेंटली हेल्दी और नॉट। तो इसकी 7 साइंस ऐसी है जो एक मेंटल हेल्थी इंडिविजुअल में आपको दिखाई देगा। सबसे पहले वाला है हैप्पीनेस, है कि ये जो मेंटली हेल्थी पर्सन होता है तो ये हैप्पी होगा। हैप्पी का मतलब सिंपली ये तो नहीं है कि अब वो जो है हर वक्त हंस रहा होगा, लेकिन उसकी जो मेंटल हैप्पीनेस है, या उसका जो जिसको हम कहते हैं ना कि दिली सुकून जब उनको हो, तो उसी को हम कहते हैं कि हैप्पीनेस उनको होगा। वो जो है ना, वो अंदर से जो है ना वो खुश फील कर रहा होगा। कंट्रोल ओवर बिहेवियर, अपने बिहेवियर पे जो है ना वो कंट्रोल पा सकेगा। मतलब ये कि एक सीटिंग में या दूसरी सीटिंग में जो है ना उनकी जो बिहेवियर इंसान को कल्चरली जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर होते हैं, वो बिहेवियर वो हर एक सीटिंग में, गम में जो है ना अपना बिहेवियर, खुशी में अपना बिहेवियर, तो ये जब वो शो करता है तो इसका मतलब है कि ही इज़ द कंट्रोल ओवर हिज और हर बिहेवियर। ओके, अच्छा, अप्राइजल ऑफ रियलिटी। अब जो है ना रियलिटी को वो अंडरस्टैंड कर सकता है, मतलब ये कि वो कैसे वो अंडरस्टैंड कर सकेगा कि रियल क्या है और कौन सी चीज़ें जो है ना रियल नहीं है, फेक है। तो अब ये जो है ना, ये क्या होता है, ये डिटरमिन करता है उसकी परसेप्शन को, उसकी थॉट कंटेंट को, और उसके मूड और इमोशंस को, कि उसकी जो परसेप्शन है कि चीज़ों को किस तरह परसीव करते हैं अपनी सोसाइटी में, या अपने घर में, या अपने आप में, वो चीज़ों को किस तरह परसीव करता है। फिर उसके थॉट कंटेंट उस चीज़ के बारे में क्या है, मतलब ये कि वो क्या सोच रहा है उस चीज़ के बारे में, उसकी मूड्स और इमोशन कैसे हैं। तो ये सारे के सारे जो है ना ये डिटरमिन करता है। इसी के थ्रू ये बंदा जो है ना डिटर्मिनेशन करता है कि कौन सी चीज़ें रियल है या नहीं है। अब ये डिपेंड करता है, अगर इसकी परसेप्शन में ख़राबी आ जाए, इसकी थॉट कंटेंट में ख़राबी आ जाए, या मूड इमोशन में ख़राबी आ जाए, तो फिर वो जो रियल चीज़ें असल में रियल होते हैं, कल्चरली वो अप्रोप्रिएट होते हैं, तो ये उनको इनअप्रोप्रिएट समझेगा। फिर इंसान जो है ना इसको मेंटली इल पेशेंट समझता है जब इन चीज़ों में जो है ना ख़राबी आ जाए। ओके, फिर जो है ना इफेक्टिवनेस एंड वर्क शो करेगा, हेल्दी सेल्फ कॉन्सेप्ट उसका होगा। मतलब ये कि अपने बारे में, या जो उसका अपने बारे में जो कंसेप्ट उसका होता है, खुद इत्मीदी जिसके होते हैं ना, जो अपने बारे में उसके जो वैल्यूज़ होते हैं, सेल्फ इंटीग्रिटी उसके होते हैं, अपने वक़ार जो उनका होता है ना, तो वो उनका हेल्दी होगा। मतलब ये कि उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट नेगेटिव नहीं होगा, अपने आप को कमतर नहीं समझेगा।
अच्छा, सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप, उसकी रिलेशनशिप जो है ना वो रिलेशनशिप में बेहतर होगा, मतलब कि सोशल इंटरेक्शन उसकी अच्छी होगी। गिव एंड रिसीव लव, दूसरों को भी मोहब्बत देगा, खुद भी मोहब्बत जो है ना दूसरे लोगों से रिसीव करेगा, तो ये बंदा मेंटली हेल्दी होगा। इफेक्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज, उसकी जो कोपिंग स्ट्रेटजी होता है मतलब कि उसमें कोई गम परेशानी उसमें आ जाए तो अच्छी तरह से ना वो उन चीज़ों को जो है ना वो डील कर सकेगा, तो ये बंदा जो है ना ये क्या होगा, ये मेंटली हेल्दी होगा। ऐसी शख्स जिनमें ये साथ निशाना पाया जाए तो वो जो है ना मेंटली हेल्दी होगा। अच्छा, फिर ट्रेड्स ऑफ मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ की कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं? तो मेंटल हेल्थ की एबिलिटी टू, एक मेंटली हेल्दी पर्सन जो है ना वो क्या कर सकेगा, उसमें ये एबिलिटी होगा कि वो कम्प्लेक्स इमोशंस के साथ जो है ना वो डील कर सकेगा। उसका कोई जो है ना बच्चा मर गया, या उसका कोई पेरेंट्स मर गया, या कोई और लाउड वन मर गया, या कोई बिजनेस में उसको नुकसान हो गया, और उसकी जो इमोशंस होते हैं उस बारे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस उसकी जो है ना वो आते हैं, तो वो क्या कर सकता है, वो बंदा जो है ना इस तरह के इमोशंस को जो है ना वो डील कर सकेगा। डिफ़िकल्ट इमोशन, डिफ़िकल्ट टाइम पे उसके जो इमोशंस होते हैं, या खुशी के टाइम पे जो इमोशन होते हैं, तो इसी कंफ्लिक्टिंग इमोशन के साथ वो डील कर सकेगा। लीव विदाउट अनड्यू फियर, गिल्ट और एंजाइटी, और ये बंदा जो है ना ये जो अनड्यू फियर होता है मतलब ये कि बगैर किसी मकसद का खौफ जो होता है, एक तो खौफ होता है मतलब ये कि आपको वाकई में आपने जो है ना किसी ऐसी चीज़ को देखा जो खौफनाक होता है, तो आपको उनसे फियर जो है ना फील हो रहा है। लेकिन एक फियर अनड्यू फियर होता है कि बगैर किसी चीज़ को देखे आप जो है ना खौफ महसूस करो, या किसी चीज़ को आप देखते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने शाम को देख लिया, लेकिन नॉर्मली जो लोग खौफ फील कर रहा है आपने उससे बहुत ज़्यादा एग्जेजरेटेड वे में फियर को फील किया, तो फिर भी अनड्यू फियर आपके लिए बन जाता है। गिल्ट, अपने बारे में जो है ना आप अपने आप को कमतर नहीं समझिए, अपने आप को मजलूम नहीं समझिए, और एंजाइटी में जो है ना आप नहीं चली जाती, तो ऐसी बंदा जो इन तीन चीज़ों उसमें नहीं हो, तो ये लीव विदाउट अनड्यू फियर, गिल्ट और एंजाइटी, तो इसमें ऐसी जो मेंटली हेल्दी पेशेंट होता है तो उसमें ये करेक्टर होगा। ओके, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वंस ओन एक्शन, और ऐसी बंदा जो मेंटली हेल्दी हो तो वो अपनी एक्शंस का अपनी आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी लेगा, मतलब ये कि कोई काम उन्होंने गलत की है तो कोई काम उन्होंने की है और वो गलत है, तो ये नहीं कहेगा कि ये काम मैंने नहीं किया था, या डायरेक्ट जो है ना वो उस चीज़ से नहीं मुकर जाएगा। अगर वो हेल्दी मेंटली हेल्दी पेशेंट हो तो वो कहेगा कि मैंने की है, जो सज़ा बनता है मुझे दे दो। अच्छा, थिंक क्लियरली, वो बंदा जो है ना वो क्लियरली सोचेगा, क्लाउडी सोच उसका नहीं होगा, या गलत सोच उसका नहीं होगा, हर एक चीज़ के बारे में उसका परसेप्शंस, उसकी थिंकिंग एबिलिटी वो क्लियर होगी। निगोशिएट ईच डेवलपमेंटल टास्क, और हर एक डेवलपमेंटल टास्क को ये निगोशिएट करेगा। निगोशिएट का मतलब ये है कि इंडिविजुअल एक्टिवली एंगेज विद देम, मेकिंग choices, encountering obstacles and developing strategies to overcome the challenges and opportunity that are faced at different stages of life। इसका सिंपल मतलब ये है निगोशिएटिंग की उसके जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ इंसान के होते हैं, बच्चा होता है, फिर जो है ना वो एडोलेसेंस में आता है, फिर एडल्ट में आता है, फिर जो है पेरेंटिंग स्टेज के आते हैं, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेस, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ होते हैं। इस हर एक स्टेज ऑफ लाइफ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस होते हैं, उस चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, तो उस चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ को आप अच्छी तरह से कोप कर सकोगे, आप अच्छी तरह से जो है ना उनके खिलाफ आप कोपिंग स्ट्रेटजीज जो है ना उसके साथ बनाओगे, तो ये क्या होता है, ये आपका निगोशिएटिंग एज डेवलपमेंटल टास्क। फॉर एग्जांपल जो है ना चाइल्डहुड में आपका ये एक चैलेंज होता है कि आप कौन सी लोगों पे ट्रस्ट करोगे और कौन से पे नहीं करोगे, तो इसी स्टेज में आप ये ट्रस्ट एंड अटैचमेंट इन चाइल्डहुड का ये जो एक्सपीरियंस होता है ये आप अच्छी तरह से कोप कर सको, तो इसको क्या कहते हैं, इसको निगोशिएटिंग एज डेवलपमेंटल टास्क या इंडिपेंडेंस इन एडल्टहुड। इस तरह के चैलेंजेस को जो है ना आप, या जो ऑब्स्टिकल आपके सामने होते हैं उसको जो है ना आप अच्छी तरह से आप क्या करोगे, उसको पेश कर सकोगे, तो इसको कहते हैं निगोशिएटिंग एज डेवलपमेंटल टास्क। अच्छा, फिर प्रेवलेंस ऑफ साइकोट्रिक डिसऑर्डर क्या होते हैं? द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोवाइड द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स। तो क्या होता है, 57.7 मिलियन अमेरिकन मेंटल हेल्थ, दैट इज 26.2% ऑफ द अमेरिकन 18 आर ओल्डर। तो इसमें 26.2% जो है ना वो 18 से अबाव लोग हैं, और टोटल जो है ना वो क्या है 57.7 मिलियन अमेरिकन लोग जो है ना वो क्या है, वो मेंटल इलनेस के शिकार है। फॉर द 10 लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी इंक्लूड मेजर डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ये जो 10 लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी हैं, तो उसमें मेंटल डिसेबिलिटी स्पेसिफिकली, तो उसमें ये वाली लाजमी है, ये वाली जो डिसऑर्डर है बाद में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे इसको।
कि मेजर डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव। द इकोनॉमिक बर्डन ऑफ मेंटल हेल्थनेसेस इन यूएसए एक्सीड्स 170 बिलियन। तो 170 बिलियन डॉलर जो है ना वो सिर्फ मेंटल इलनेसेस पे जो है ना स्पेंड करता है यूएसए। अच्छा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ 2002 यूएसए स्टेटिस्टिक, तो ये इसका स्टेटिस्टिक है कि अफेक्टिव डिसऑर्डर कितनी है, सुसाइड कितना है, स्किज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, तो इनके प्रेवलेंस कितने हैं। और ये सारी की सारी डिसऑर्डर हमारे जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग का प्लेलिस्ट है उसमें ये सारे के सारे डिसऑर्डर मौजूद है। ओके, तो ये इनका जो है ना ये प्रेवलेंस है विद इन द यूएसए। अच्छा, फिर जो है ना हम अब पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ मेंटल इलनेसेस। जो मेंटल इलनेसेस होते हैं, अब ये मेंटल इलनेसेस काज क्यों होते हैं, इनकी बारे में कौन कौन सी थ्योरीज जो है ना वो प्रेजेंट हुई है जो एक्सप्लेन करता है मेंटल इलनेसेस के काजेस को। ओके, तो दो थ्योरीज बहुत ज़्यादा वो है कि एक होता है साइकोबायोलॉजिकल थ्योरीज, दूसरा है साइकोलॉजिकल थ्योरीज। साइकोबायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है कि इसमें हम माइंड को स्टडी करेंगे। साइको मीन माइंड और साथ में बायोलॉजिकल मीन एनाटॉमी वाइज हम माइंड को स्टडी करेंगे। और साइकोलॉजिकल जो है ना ये साइकोबायोलॉजिकल फैक्टर, ये साइकोबायोलॉजिकल क्या कहते हैं कि हमारी माइंड में जो मेंटल इलनेसेस हमारे आते हैं तो ये हमारी ब्रेन के एनाटॉमी की वजह से आते हैं और साथ में जो है ना एनवायरनमेंट भी इसके साथ इन्वॉल्व होता है। साइकोलॉजिकल में हम कहते हैं कि नहीं, हमारी ब्रेन के एनाटॉमी नहीं है, ये एनवायरनमेंट और इसके साथ साथ जो है ना साइकोलॉजिकल फैक्टर, मेंटल प्रोसेस जो है ना वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन है साइकोबायोलॉजिकल थ्योरी। साइकोबायोलॉजिकल थ्योरी क्या कहते हैं, मेंटल हेल्थ एंड इलनेसेस अराइज फ्रॉम इंटरप्ले ऑफ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर। तो ये कहता है कि हमारे ये जो मेंटल इलनेसेस है, ये मेंटल इलनेसेस अराइज होते हैं किस चीज़ से, ये बायोलॉजिकल फैक्टर से, साइकोलॉजिकल फैक्टर से और सोशल फैक्टर से। तो वन बाय वन एक एक को हम पढ़ेंगे कि कौन से बायोलॉजिकल फैक्टर है, साइकोलॉजिकल कौन सी और सोशल फैक्टर कौन सी है। अच्छा, तो यहाँ पे साइकोबायोलॉजिकल जेनेटिक है, अदर बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस, रूल ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है, सोशल फैक्टर्स है। ओके, बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस या अदर बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस और जेनेटिक, ये दोनों बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर में आते हैं। अच्छा, सबसे पहले साइकोलॉजिकल फैक्टर में जो बायोलॉजिकल फैक्टर है उस बायोलॉजिकल फैक्टर को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो बायोलॉजिकल फैक्टर में हम फोकस करते हैं एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन में कि बायोलॉजिकल फैक्टर ये कहता है कि आपकी जो मेंटल इलनेसेस है ये आपके ब्रेन के एनाटॉमी में खराबी की वजह से, डैमेज की वजह से जो है ना ये आते हैं। अब हम ब्रेन को पढ़ते हैं कि ब्रेन क्या फंक्शन प्ले करता है हमारी मेंटल हेल्थ में। ओके, तो ब्रेन की तीन पार्ट्स है बेसिकली, एक है फोर ब्रेन है, दूसरा है मिड ब्रेन है, तीसरा है हाइंड ब्रेन है। जो फोर ब्रेन होता है तो फोर ब्रेन में बेसिक और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है ना वो है सेरेब्रम है। सेरेब्रम जो है ना फिर कैटेगराइज है चार पार्ट्स में, फ्रंटल लूब, पैराइटल लूब, टेम्पोरल लूब और ऑसिपिटल लूब। तो ये हमारा ब्रेन है, इसको देखिए आप, ये ब्रेन है। ये ब्रेन का टोटल, ये जो ब्लू कलर वाला पार्ट है ना, टोटल ये वाला ये क्या है, ये सेरेब्रम है, सेरेब्रम। अब सेरेब्रम को हम चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है फ्रंटल लूब जो सामने वाला हिस्सा होता है। ओके, ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। अच्छा, तो सामने वाले हिस्से को हम फ्रंटल लूब कहते हैं। फिर ये जो दरमियान वाला ऊपर कुबड़ी वाला हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं पैराइटल लूब। ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं ऑसिपिटल लूब। और ये जो साइड वाइज वाला हिस्सा होता है ना जो कान के ऊपर होता है ये साइड पे, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस एरिया को हम कहते हैं टेम्पोरल लूब। ओके, अब इसी एक एक एरिया के अलग अलग फंक्शन है। ये जो फ्रंटल लूब है, फ्रंटल लूब ये वॉलंटरी मूवमेंट, लैंग्वेज, एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है ना, ये मेजर फंक्शन जो है ना वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं फ्रंटल लूब। अच्छा, फिर पैराइटल लूब जो है ना ये सेंसरी इम्पल्सेस, टेक्टाइल सेंसेशन, जो टच सेंसेशंस होते हैं वो कौन करता है, वो पैराइटल लूब। फिर टेम्पोरल लूब, ये पैराइटल लूब जो है ना ये वाला। फिर इसके बाद टेम्पोरल लूब, ये साइड वाइज वाला होता है, ये मेमोरी, इमोशंस, टेस्ट, स्मेल, ऑडिटरी फंक्शन में जो है ना ये काम करता है। ऑसिपिटल लूब में विजन, विजुअल परसेप्शंस, ये विजन और विजुअल परसेप्शन की ये चीज़ें आपने इधर याद रखनी है। बाद में जो डिजीज़ होती है बाद के लेक्चर में, तो वो डिजीज़ जो है ना फिर उधर एनाटॉमी की पढ़ने की फिर आपकी ज़रूरत नहीं होती। आपको आज पहले से जो है ना आप जान रहे होंगे कि ये वाला पार्ट जो है ना यहाँ पे है, यहाँ से जो है ना ये वाला चीज़ कंट्रोल होता है और मसला जो है ना यहाँ पे आ गया, तो फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, अच्छा, ये हो गया फोर ब्रेन का सेरेब्रम।
फोर ब्रेन में दूसरा पार्ट होता है वो है डाइनसेफेलान। डाइनसेफेलान ये जो सेरेब्रम है, सेरेब्रम और डाइनसेफेलान या मिड ब्रेन इधर होते हैं, इनके दरमियान जो है ना ये वाला पार्ट होता है कार्पस कैलोसम। ये नर्व्स होता है बेसिकली, और ये जो है ना कनेक्शन प्रोवाइड करता है बिटवीन द डाइनसेफेलान और बिटवीन द सेरेब्रम। ओके, तो इस कार्पस कैलोसम के नीचे फिर इधर जो है ना डाइनसेफेलान का ये टोटल रीजन डाइनसेफेलान का होता है। डाइनसेफेलान में क्या होता है, इसमें होता है थैलेमस होता है। ये वाला जो रेड में मैंने शो की है ये थैलेमस है। अब ये थैलेमस पाथवे ऑफ मोटर एंड सेंसरी इम्पल्स, जो नीचे से जो इम्पल्सेस आ रहे हैं स्पाइनल कार्ड से या और नर्व से, तो वो क्या होते हैं, वो इस थैलेमस से पास होते हैं और फिर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पल्सेस अपने अपने रिसेप्टिव जगह पे जो है ना वो क्या होते हैं, वो जाते हैं। ओके, फिर हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस ये वाला जो ग्रीन में मैंने शो की है थैलेमस से नीचे ये वाला पार्ट, तो ये क्या हाइपोथैलेमस है और ये हार्मोनल फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। फिर लिम्बिक सिस्टम है। लिम्बिक सिस्टम इन चारों को साथ में थैलेमस, हाइपोथैलेमस, साथ में अमिगडाला, इन चारों को तीनों को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। और ये चारों जो है ना फिर ये पार्ट होता है इसकी मॉड्यूलेट इमोशंस। तो जो है थैलेमस में भी इमोशन मॉड्यूलेट होता है, हाइपोथैलेमस में भी और एमिगडाला में भी इमोशन मॉड्यूलेट होता है। तो लिम्बिक सिस्टम सिर्फ हम उनकी क्या कहते हैं कि ये जो इमोशनल रेगुलेशन एरियाज होते हैं इनकी, तो उसको हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम फिर इन तीनों को हम कहते हैं। ओके, ये डाइनसेफेलान हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन ये जो थैलेमस है, थैलेमस के नीचे वाला ये जो ग्रीन में ब्लू में मैंने शो की है ये है मेसेंसेफेलान है। मेसेंसेफेलान को हम मिड ब्रेन भी कहते हैं। अब मेसेंसेफेलान का मेन फंक्शन होता है ये विजुअल और ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। यहाँ से नीचे से जो आईज से या ईयर से जो विजुअल और ऑडिटरी इंफॉर्मेशन आती है तो वो इनको प्रोसेस करते हैं और ऊपर सेरेब्रम की तरफ लेके जाते हैं। ओके, तो ये मेसेंसेफेलान का काम होता है। इसके साथ और भी काम होते हैं लेकिन मेजर फंक्शन जो है ना ये होते हैं। अच्छा, हाइंड ब्रेन फिर इसके बाद आता है। हाइंड ब्रेन फिर तीन पार्ट्स में होते हैं, एक पोन्स है, दूसरा है मेडुला है, तीसरा है सेरेब्रम है। अब पोन्स का काम क्या होता है कि ये वाइसरल और सोमेटिक मोटर कंट्रोल को रेगुलेट करते हैं। वाइसरल कौन सी होते हैं, इनवॉल्वेंट्री, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होते हैं। तो पोन्स ये वाला जो मिड ब्रेन से नीचे ये वाला जो एरिया है टोटल ये पोन्स एरिया है। फिर इसके नीचे जो है ना मेडुला ओब्लांगेटा का रीजन है। मेडुला ओब्लांगेटा जो है ना ये जो ऑटोनॉमिक फंक्शंस होते हैं, अब मेजर ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट बीट हो गया या आई मोमेंट हो गया या ब्रीथिंग हो गया, तो ये सारी की सारी जो ऑटोनॉमिक फंक्शंस होते हैं ये क्या होते हैं, ये मेडुला जो है ना इसको रेगुलेट करते हैं। फिर एट द एंड जो है ना होता है सेरेब्लम। सेरेब्लम ये वाला जो ब्लैक में मैंने शो की है ये वाला जो रीजन है इसको हम कहते हैं सेरेब्लम। सेरेब्लम जो है ना मूवमेंट्स को मॉड्यूलेट करते हैं। कौन सी मूवमेंट्स को, फॉर एग्जांपल स्मूथ एंड प्रिसाइज मूवमेंट्स को, बैलेंस को, बॉडी के बैलेंस जो है ना सेरेब्लम को मेंटेन रखते हैं। साथ में जो पोस्चर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्चर बॉडी अटेंड करते हैं, तो सारी के सारी जो है ना वो मॉड्यूलेट कौन करता है, वो रेगुलेट करता है सेरेब्लम, उन सारे को रेगुलेट करते हैं। तो ये हाइंड ब्रेन है। तो ये ब्रेन का सिंपल सा एनाटॉमी इधर इसका पिक्चर है। ओके, फिर साइकोबायोलॉजिकल में एक तो ब्रेन है, दूसरा ब्रेन के साथ साइकोबायोलॉजिकल में या एनाटॉमी में है न्यूरॉन है। न्यूरॉन क्या होते हैं, ये नर्व सेल्स होते हैं और ये क्या करते हैं, ये मैसेजेस को फॉरवर्ड करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन से मैसेजेस को लेते हैं और वो ब्रेन को फॉरवर्ड करते हैं। ब्रेन से फिर मैसेजेस को लेते हैं और फिर मोटर ऑर्गन को जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है ना वो चलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो आयंस होते हैं और उस आयंस के एक्सचेंज की वजह से जो है ना इम्पल्सेस चलते हैं आउटर ऑर्गन से जो है ना ब्रेन तक, और ब्रेन से जो है ना फिर जो मोटर ऑर्गन है उधर तक लेके चलते हैं। इसके साथ साथ इसमें न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और रिसेप्टर्स होते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर और रिसेप्टर क्या है, इधर आप देखिए ये वाले न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ये जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर, ये न्यूरॉन होते हैं। न्यूरॉन का बॉडी आपने पढ़ा होगा कि उसकी जो हेड होता है, हेड को उसका हम कहते हैं क्या, डेंड्राइट कहते हैं, और जो उसका टेल होता है उसका हम एक्सान कहते हैं। तो एक न्यूरॉन जब दूसरी न्यूरॉन के साथ अटैच होता है तो उसकी अटैचमेंट का जो पॉइंट होता है उधर एक खाली जगह बनते हैं जिसको हम कहते हैं साइनेप्सिस। ओके, अब इन साइनेप्सिस में ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे में कन्वर्ट होता है तो वो इन साइनेप्सिस के थ्रू कन्वर्ट होता है। अब इन साइनेप्सिस में जो मैसेंजर होता है जो इस मैसेज को एक न्यूरॉन के डेंड्राइट से दूसरे न्यूरॉन के एक्सान तक लेके जाते हैं, उसी मैसेंजर को हम कहते हैं क्या, उसके हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। अब ये न्यूरो ट्रांसमीटर प्री साइनेप्टिक से रिलीज होते हैं और पोस्ट साइनेप्टिक के साथ ये अटैच होते हैं। ओके,
रिलीज एट प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, डिफ्यूज अक्रॉस साइनाप्सिस टू पोस्ट साइनाप्स। तो ये प्री साइनेप्टिक से ये रिलीज हो गया और आ गया पोस्ट साइनाप्सिस तक। ओके, अटैचेज टू स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर। अब इस पोस्ट साइनाप्सिस में इसका स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर होते हैं, इसके साथ अटैच होते हैं। अटैचेज टू स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर इनहिबिट और स्टिमुलेट्स। अब यहाँ भी इनका दो काम होते हैं, या तो ये वाला नेक्स्ट सिग्नल को इनहिबिट करते हैं या नेक्स्ट सिग्नल को जो है ना ये स्टिमुलेट करते हैं और फादर सिग्नल प्रोसेसिंग होते हैं। और ये आपने डिटेल से भी पढ़ा होगा, जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है तो उधर सिग्नल प्रोसेसिंग आपने डिटेल से पढ़ा होगा। रिलीज एंड देन डिस्ट्रॉयड और टेकन। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये वापस यहाँ से रिलीज होते हैं, या यहाँ पे जो है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ मानो अमाइज ऑक्सीडेज वगैरह होते हैं और वो इनको डिस्ट्रॉय करते हैं, या ये दोबारा जो है ना अपनी प्री साइनाप्टिक तक आते हैं और दोबारा इधर रिस्टोर होते हैं या इधर दोबारा ख़त्म होते हैं। ओके, तो ये क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर का टोटल साइक्लिंग है। अच्छा, फिर न्यूरोट्रांसमीटर और यहाँ भी जो है ना रिसेप्टर कौन से हैं कि जो एक्सान होते हैं, एक्सान के साथ रिसेप्टर होते हैं, वो इन चीज़ों को रिसेप्ट करते हैं। कौन कौन सी न्यूरोट्रांसमीटर है और उनकी क्या क्या फंक्शन है कौन कौन सी डिसऑर्डर में, तो थोड़ी सी उसका ओवरव्यू लेते हैं। और जो बाकी लेक्चर हमने अपलोड की है तो उसमें फिर इनका डिटेल्स है, जो स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में लेक्चर है, मेनिया के बारे में, पार्किंसन डिजीज, डिप्रेशन, मेनिया, एंजाइटी, और ये सब के सब में जो है ना हमने डिटेल से डिस्कस किए कि कौन सी पाथवे के थ्रू डोपामिन है या नॉरेपिनेफ्रिन है, सेरोटोनिन है या गाबा अमाइनोब्यूटारिक एसिड है या एसिटाइलकोलिन है, ये कौन कौन से पाथवे के थ्रू जो है ना इधर इंटरेक्शन करते हैं, उनकी इंक्रीजिंग क्या मसला काज करता है, उनकी डिक्रीजिंग। इधर जो है ना हम सैम्पली पढ़ते हैं कि जो डोपामिन है, डोपामिन स्किज़ोफ्रेनिया में मोस्टली जो है ना स्किज़ोफ्रेनिया में कि 2 पाथवे होते हैं, एक में जो है ना 2, 3, 4 पाथवे इसके होते हैं, एक में कुछ में जो है ना इंक्रीज होता है, कुछ में डिक्रीज होता है, लेकिन मोस्टली हम ये कंसिडर करते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया में डोपामिन इंक्रीज होता है। इस तरह की मेनिया में डोपामिन का लेवल इंक्रीज होता है, पार्किंसन डिजीज में डिक्रीज होता है, डिप्रेशन में भी डिक्रीज होता है। ओके, नॉरेपिनेफ्रिन का लेवल मेनिया में इंक्रीज होता है, डिप्रेशन में डिक्रीज होता है। सेरोटोनिन का लेवल जिसको हम 5-HT रिसेप्टर भी कहते हैं, और ये जो है ना 5-HT इसको हम कहते हैं, सैंपल सेरोटोनिन को 5-HT, और ये जो है ना एंजाइटी में डिक्रीज होते हैं, डिप्रेशन में भी डिक्रीज होते हैं। गामा अमाइनोब्यूटारिक एसिड ये जब इंक्रीज होते हैं तो इसी की वजह से एंजाइटी डिक्रीज होते हैं। ओके, फिर एसिटाइलकोलिन एंजाइटी में जो है ना, ये एंजाइटी में 2 किस्म के होते हैं, एक इमोशनल प्रोसेसिंग होते हैं एंजाइटी में, तो इमोशनल प्रोसेसिंग में एक एसिटाइलकोलिन की वजह से इमोशनल प्रोसेसिंग इंक्रीज होते हैं, और दूसरा होता है अटेंशन एंड मेमोरी में, तो अटेंशन एंड मेमोरी के थ्रू जो है ना फिर एसिटाइलकोलिन डिक्रीज होते हैं। लेकिन ओवरऑल जब हम बात करते हैं तो एंजाइटी में भी एसिटाइलकोलिन इंक्रीज होते हैं। ओके, डिप्रेशन में इंक्रीज होते हैं एसिटाइलकोलिन, और अल्जीमर में भी डिक्रीज होते हैं, अल्जीमर में डिक्रीज होते हैं एसिटाइलकोलिन, डिप्रेशन में इंक्रीज होते हैं। तो ये सिंपल सा ओवरव्यू है कि कौन सी डिजीज में ये डोपामिन या डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर है उनका लेवल किस तरह रहता है। अगर डिटेल आपने देखने तो जो लेक्चर हमने अपलोड किए इन सारी डिजीज के बारे में, तो उसमें आप इसका डिटेल पर देख सकते हैं। ओके, अच्छा, ये साइकोबायोलॉजिकल थ्योरी खत्म हो गया। अब हम आते हैं साइकोलॉजिकल थ्योरी में। साइकोलॉजिकल थ्योरी में क्या है, साइकोलॉजिकल थ्योरी बेसिकली ये शुरू किया था फ्रॉड ने। ओके, साइकोलॉजिकल थ्योरी मेंटल प्रोसेसेस पे जो है ना वो फोकस करते हैं, जैसे कि थिंकिंग है, मेमोरी है, रीजनिंग है, इमोशंस है, तो इन सारों पे जो है ना साइकोलॉजिकल थ्योरी वो फोकस करते हैं। अब साइकोलॉजिकल थ्योरी या फ्रॉड साइको एनालिटिक थ्योरी भी इसको हम कहते हैं। फ्रॉड्स ये कहते हैं कि साइकोलॉजिकल थ्योरी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज आते हैं, और जो बेसिक थ्योरी इसमें है वो फ्रॉड साइको एनालिटिक थ्योरी है। साइको एनालिटिक थ्योरी में फ्रॉड्स क्या कहते हैं कि हमारा ये जो माइंड है ये 3 पार्ट्स में मुश्तमिल है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है प्री कॉन्शियस, तीसरा होता है अनकॉन्शियस माइंड। ओके, अब कॉन्शियस अनकॉन्शियस वो माइंड होता है जिससे हम खबर नहीं होती। प्री कॉन्शियस होता है जो हमारे कॉन्शियस के पीछे होता है, हमें इसके थ्रू हम फंक्शन करते हैं लेकिन फिर भी हम इससे जो है ना आगाह नहीं होती। तीसरा होता है कॉन्शियस माइंड, जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ में हम जो काम करते हैं तो हम कॉन्शियस माइंड के थ्रू ही करते हैं। अब इसके साथ साथ साइको एनालिटिक में उन्होंने कहा कि हमारा ये जो ब्रेन है ये जो काम कर रहा है तो ये 3 प्रिंसिपल पे काम करता है। एक होता है ईड, दूसरा होता है ईगो, तीसरा होता है सुपर ईगो। ईड को डिज़ायर को उन्होंने जो है ना ईड का नाम दिया था। जो अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं, डिज़ायर्स हमारे होते हैं कि हम ये काम हमें करना चाहिए, ये होता तो अच्छा होता, ये होता, तो ये जो डिज़ायर्स होते हैं इनको हम ईड कहते हैं, जिसको हम जिसको फ्रॉड ने जो है ना प्लेजर प्रिंसिपल भी कहा है। दूसरा होता है ईगो होता है। ईगो रियलिटी की तरफ देखता है, मतलब ये कि जो कॉन्शियस में हम जो काम करते हैं तो वो क्या होता है, कॉन्शियस में जो काम हम करते हैं वो ईगो होता है। ईड हमारे अनकॉन्शियस माइंड होते हैं। अब ये रियलिटी को देखते हैं कि रियलिटी क्या है, और इस रियलिटी के साथ जो है ना वो ईड को फिर आगे लेके आते हैं। ओके,
उस ईड को, डिजायर को ये रियलिटी का जामा पहनाता है। और सुपर ईगो फिर ये मोरालिटी की बात करता है, मतलब ये कि आइडियली एक चीज कैसा होना चाहिए आइडियली, तो ये आइडियलिटी की बात करते हैं। और ये इसमें जो है ना कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों माइंड होते हैं सुपर ईगो में। अब ईगो जो है ना इन दोनों के दरमियान क्या करता है, लिंकेज प्रोवाइड करता है, डिजायर और मोरालिटी, और इनको बैलेंस करते हैं। और बैलेंस के बाद जो है ना फिर ये अपीयर करता है एज बिहेवियर के फॉर्म में। ओके, डिफेंस मैकेनिज्म, इसके साथ एंजाइटी को भी फ्रॉड ने डिस्कस किया था कि अनकॉन्शियस स्ट्रेटजीज, हम डिफेंस मैकेनिज्म में हम क्या करते हैं कि हमारा जो इंटेंशनली हम क्या करते हैं कि हमारी जो अनकॉन्शियस स्ट्रेटजीज होते हैं वो हम अप्लाई करते हैं और इसी के थ्रू हम एंजाइटी को रिड्यूस करते हैं। तो इसी के बारे में हमने जो साइकोथेरेपी उसमें डिटेल से लेक्चर हमने अपलोड किए हैं, डिफेंस मैकेनिज्म एंड एंजाइटी, ये किस तरह की लिंकेज है, डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, अनइंटेंशनल थॉट्स क्या होते हैं, इंटेंशनल थॉट्स क्या होते हैं, तो फिर आप उधर डिटेल से देख सकते हो। लेकिन इधर सिंपली अब ये डिफेंस मैकेनिज्म हमारे अनकॉन्शियस स्ट्रेटजीज होते हैं जो हम यूज़ करते हैं एंजाइटी से निजात दिलाने के लिए। ओके, थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी है, अभी हम एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं। अच्छा, साइकोलॉजिकल में जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है तो उसमें ईगो का फंक्शन, कौन कौन सी फंक्शन जो है ना वो ईगो परफॉर्म कर रहे हैं या कॉन्शियस माइंड परफॉर्म करते हैं। पहले वाला फंक्शन इसका रियलिटी टेस्टिंग है। रियलिटी टेस्टिंग क्या होता है कि रियलिटी को, ईगो का काम क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी इधर जिक्र किया कि ये रियलिटी को टेस्ट करते हैं, हमारे जो डिज़ायर्स हैं और जो आइडियली को, जिस चीज़ को जिस तरह होना चाहिए, इन दोनों के दरमियान बैलेंस, ये किसका काम है, ईगो का काम है। तो ये ईगो रियलिटी को टेस्ट करते हैं। ईड और ईगो को बैलेंस, सुपर ईगो को बैलेंस करने की कोशिश करती है, कौन सा चीज़ गलत है कौन सा ठीक है, और फिर जो ठीक होता है उसको एज इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियर जो है ना वो शो करते हैं। सेंस ऑफ रियलिटी, अब ये जो टेस्टिंग होता है तो टेस्टिंग के बाद एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस आता है, एक सब्जेक्टिव सेंस ऑफ रियलिटी इंसान में पैदा होता है, और जो वो बिहेवियर के फॉर्म में डिटरमिन करता है, और इसी को हम कहते हैं सेंस ऑफ रियलिटी। कि आपने टेस्ट किया, टेस्ट के बाद आपके पास जवाब किस तरह आया। तो अब ये जो जवाब आता है ना ये हर एक बंदे में अलग अलग होता है, हर एक बंदे के जो सेंस होता है या ईगो होता है तो डिफरेंट होता है, डिफरेंटली वो चीज़ों को टेस्ट करते हैं। तो सेंस ऑफ रियलिटी फिर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस होता है, जो आपके अराउंड वर्ल्ड है उसके बारे में आप किस तरह सोचते हो, आपकी डिज़ायर्स क्या है, आपकी मोरालिटी क्या है, और आपने उसकी रियलिटी टेस्टिंग के बाद कौन सा एक्सपीरियंस आपने उससे अचीव किया। तो ये सेंस ऑफ रियलिटी होता है। फिर जजमेंट भी ईगो करता है कि कौन सी चीज़ें ठीक है कौन सी गलत है। फिर इम्पल्स कंट्रोल, ये भी जो है ना ईगो का काम है कि इम्पल्सेस को जो है ना वो कंट्रोल करते हैं, कौन सी वक्त में कौन से इम्पल्स को जो है ना वो शो करना चाहिए। इम्पल्सेस आते हैं ना, ये जो डिज़ायर मैंने कहा कि अनकॉन्शियस माइंड से जो डिज़ायर आते हैं ये इम्पल्सेस होते हैं। इन्हीं डिज़ायर को ईगो कंट्रोल करते हैं कि ये डिज़ायर जो है ना गलत है, यहाँ पे जो है ना ये डिज़ायर नहीं होना चाहिए। जैसा कि इंसान की बहुत सारी इस तरह डिज़ायर होते हैं कि एक संजीदा प्रोग्राम होता है, किसी का मन कर रहा है कि मैं जो है ना इधर सीटी वगैरह मारूँ, तो ये एक क्या होता है, ये एक गलत इम्पल्स है। तो ईगो इसको क्या करते हैं, रोकते हैं। फिर थॉट प्रोसेसेस, हाउ वी थिंक, परसीव एंड मेक सेंस ऑफ वर्ल्ड। थॉट प्रोसेसेस क्या होते हैं कि हमारी जो थिंकिंग है वो थिंकिंग क्या है और कैसे है, तो वो भी ईगो कंट्रोल करते हैं। एराइज, ईगो एराइज होते हैं, कहाँ से एराइज होते हैं, ईगो एराइज होता है हमारी अनकॉन्शियस माइंड से या ईड से एराइज होते हैं। और ये जब इंसान जो है ना ये बच्चा होता है तो बचपन में जो है ना वो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे काम करते हैं जो उसकी डिज़ायर होते हैं, मतलब ये कि वो जो चाहते हैं वो करता है, वो रियलिटी को नहीं देखते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो बढ़ता है तो उसमें ईगो आहिस्ता आहिस्ता से जो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। फिर वो काम करते हैं जो उसकी कल्चरली अप्रोप्रिएट हो, जो सिचुएशन वाइज वो अप्रोप्रिएट हो। तो फिर वो इसका ईगो क्या होता है कि वो डेवलप होता है आहिस्ता आहिस्ता फ्रॉम चाइल्डहुड। ओके, फिर डिपेंसिव फंक्शनिंग, जैसा कि मैंने उधर एक्सप्लेन किया। ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप में क्या आता है, इसका जो इमोशनल अटैचमेंट दूसरे लोगों के साथ, उसका जो सोशल इंटरेक्शन है, तो सोशल इंटरेक्शन भी ईगो की बेस पे होते हैं। ओके, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग क्या होते हैं कि एक बंदे का इंडिपेंडेंट फंक्शन, ईगो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है, न वो ईड पे डिपेंडेंट है न वो मोरालिटी पे डिपेंडेंट है, इन दोनों के दरमियान बैलेंस करता है, लेकिन न ईड के ख्वाहिश को देखते हैं न मोरालिटी को देखते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ ईड एंड सुपर ईगो ये फंक्शन करता है। अच्छा, फिर स्टिमुलस बैरियर, उनके जो एक्सटर्नल स्टिमुलस आते हैं ना तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस होते हैं। तो ये चैलेंजेस को पेश करना ये कौन करता है, ये ईगो करता है। उन चैलेंजेस को पेश करना और उसको किस तरह ओवरकम करना है ये ईगो का काम होता है। मास्टरी कॉम्पिटेंस, मास्टरी कॉम्पिटेंस का मतलब है कि एक चीज़ में जो है ना आला दर्जा लेना, एक चीज़ में महारत लेना। तो ये भी ईगो का काम होता है कि वो कौन सी जो है ना स्किल्स को या कौन सी एक्सपर्टीज़ को जो है ना वो अटेंड करते हैं। सिंथेटिक इंटीग्रेटिव फंक्शनिंग,
इंटीग्रेटिव फंक्शनिंग का काम जो है ना ये भी ईगो का है कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटल एक्सपीरियंसेस वो इकट्ठा करते हैं और उससे एक ही रिस्पांस जो है ना वो इंटीग्रेटिव रिस्पांस उससे लेता है, एक कंप्रहेंसिव रिस्पांस से लेता है। वो देखते हैं कौन कौन सी चीज़ों को, एक्सपीरियंसों के देखते हैं, मेमोरी के देखते हैं और थिंकिंग को देखते हैं, डिसीजन को, एक्सपीरियंसेस को, और इन सारी चीज़ों से एक ही रिस्पांस बनाते हैं। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं सिंथेटिक इंटीग्रेटिव फंक्शन जो है ना वो ईगो का काम होता है। ओके, अच्छा फिर इसके बाद आता है साइकोलॉजिकल में फ्रॉड का जो थ्योरी था। तो फ्रॉड थ्योरी ने जो डेवलपमेंटल स्टेजेस थी फ्रॉम इन्फेंसी टिल एडल्टहुड, तो वो इन्होंने एक्सप्लेन की थी, 5 स्टेजेस उन्होंने बयान की थी। पहले जो स्टेज फ्रॉड ने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट उन्होंने डिटरमिन किया था, तो वो क्या था, ओरल स्टेज था। ओरल 0 to 18 मंथ्स का स्टेज है। और ये ओरल स्टेज में क्या होता है, ये फ्रॉड कहते हैं कि 0 to 18 मंथ के बच्चे जो होते हैं ना, इनका फोकस क्या होता है, उनका फोकस जो है ना उनका ओरल प्लेजर होता है। वो हर वक्त जो है ना, आपने देखा हो बच्चे मुंह में जो है ना वो उसकी उंगलियां मुंह में अक्सर होते हैं, तो ये क्या करते हैं, सकिंग करते हैं, बाइटिंग करते हैं या चीविंग करते हैं, और ये इनका मेजर जो है ना वो प्लेजर होता है 0 to 18 मंथ। फिर एनल प्लेज में उनका प्लेजर क्या होता है, वो होता है टायलेट ट्रेनिंग और एलिमिनेशन में होता है। ओके, एनल फेज जिसको कहते हैं, टायलेट ट्रेनिंग, एलिमिनेशन, ये सब कुछ जो है ना ये 18 से 3 ईयर के दरमियान अटेंड करते हैं। फिर पेलिक फेज में क्या होता है कि पेलिक फेज में ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनिटल्स एंड जेंडर डिफरेंसेस, तो ये पेलिक फेज में होता है। सेक्सुअल एक्टिविटी थोड़ी सी अराइज होते हैं, जेनिटलिया जो है ना उनका मेन फोकस होता है। जेनिटल और जेंडर डिफरेंसेस इस स्टेज में जो है ना वो अपने आप को जो है ना पहचानता है कि मैं मेल हूँ, फीमेल हूँ, क्या हूँ मैं। फिर लेटेंसी पेज 6 to 12 ईयर्स, उसका जो सेक्सुअल डिज़ायर होता है वो दोबारा से ख़त्म होते हैं, उसका जो सेक्सुअल एनर्जी होता है वो दोबारा से ख़त्म, सप्रेस होता है। और यहाँ पे लेटेंसी स्टेज में वो फोकस करता है अपनी सोशल इंट्रैक्शन पे, अपनी सोशल डेवलपमेंट पे जो है ना वो फोकस करते हैं लेटेंसी पेज पे। जेनिटल पेज में 13 to 12 ईयर्स टाइम में जो है ना दोबारा से वो जो उसका साइकोसेक्सुअल जो सेक्सुअल डिज़ायर उसके दोबारा उसी की तरफ आते हैं, और फिर जो है ना सेक्सुअल ओरिएंटेशन उसकी बढ़ जाती है। रिलेशनशिप पे वो फोकस करते हैं, इंटीमेटी रिलेशन, इंटीमेसी जो है ना शादी वगैरह के बारे में वो सोचते हैं इसी स्टेज में। ओके, ये फ्रॉड के स्टेजेस हैं। अब एरिक्सन ने फिर डिफरेंट स्टेजेस बयान किए जिसको हम एरिक्सन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। अब ये जो है ना ये वाला साइकोसेक्सुअल स्टेजेस इन्होंने बयान की है सेक्सुअलिटी के बेस पे। इन्होंने साइको सोशल स्टेजेस बयान की है कि सोशल इंट्रैक्शन के बेस पे उनकी डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस हैं। तो उसमें पहला स्टेज जो है ना वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, और ये 0 to 18 मंथ्स होते हैं। मतलब है कि ये वाले स्टेज में 0 to 18 मंथ्स में अगर आपने एक बच्ची को अच्छी रहनुमाई दी तो उसमें ट्रस्ट डेवलप होगा। अगर आपने जो है ना उसको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी तो उसका जो है ना अगर ट्रस्ट डेवलप नहीं हो गया तो वो मिसट्रस्ट की तरफ चलेगा। फिर दूसरा स्टेज जो है ना 18 to 3 ईयर्स है, और इसमें ऑटोनॉमी बच्चे में डेवलप होते हैं। अगर ऑटोनॉमी डेवलप नहीं हो गया और उसको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं किया गया तो फिर वो शेम और डाउट की तरफ चलेगा। फिर जो तीसरा वाला स्टेज है वो क्या है, वो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है कि 3 to 5 ईयर्स के दरमियान बच्चा जो है ना वो इनिशिएटिव स्किल्स जो है ना वो अटेंड करेगा, इनिशिएशन लेगा, हर एक चीज़ के शुरुआत हो करेगा। लेकिन अगर वो इन चीज़ों में फेल हो गया, एनवायरनमेंट सही नहीं मिल गया, तो वो गिल्ट की तरफ चलेगा, अपने आप को फिर हर वक्त जो है ना वो मुजरिम समझेगा। ओके, अच्छा फिर एरिक्सन की जो चौथा स्टेज है वो है इंडस्ट्री वर्सेस इंटीरियरिटी। इसी स्टेज में जो 5 ईयर से लेकर प्यूबरिटी तक होता है, इसमें इंडस्ट्रियस सोच उनके बढ़ते हैं। स्किल वाइज स्किल परफॉर्मेंस जो है ना वो अटेंड करेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यू टेक्निक्स जो है ना वो ऑब्जर्व करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, स्किल जो है ना वो अटेंड करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये इंडस्ट्रियस सोच उनका कामयाब नहीं हुआ, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिल गया, तो वो इन्फीरियरिटी की तरफ जो है ना वो चलेगा। फिर जो पांचवा स्टेज है वो आइडेंटिटी वर्सेस रूल कंफ्यूजन, जिसको हम एडोलेसेंस स्टेज भी कहते हैं। और इसी स्टेज में जो है ना वो सेल्फ आइडेंटिटी डिस्कवर करेगा। अगर उसकी सेल्फ आइडेंटिटी वो उन्होंने डिस्कवर नहीं की, अपने आप को नहीं पहचाना, वो इन्वायरमेंट को नहीं मिल गया, तो वो फिर रूल कंफ्यूजन में शिकार होगा। ओके, फिर जो छठा स्टेज है वो है इंटीमेसी वर्सेस सोशल आइसोलेशन। ये जो यंग एडल्टहुड होता है, यंग एडल्टहुड स्टेज में क्या होता है कि ये इंटीमेट रिलेशनशिप की तरफ राग़िब होगा, और इंटीमेट वो जो है ना वो फोकस करेगा कि वो रिलेशनशिप बनाए, शादी करे, इस तरह की। अगर इसमें कामयाब नहीं हुआ, एनवायरनमेंट नहीं मिल गया, तो आइसोलेशन की तरफ चलेगा ये बच्चा। अच्छा, फिर इसके बाद जो है मिडिल एडल्टहुड जो 7 स्टेज है, इसमें जनरेटिविटी वर्सेस स्टिग्नेशन है। जनरेटिविटी मतलब ये कि वो पेरेंटिंग की तरफ चलेगा,
वो जो है ना न्यू चीज़ों को जो है ना क्रिएटिविटी की तरफ वो चलेगा। लेकिन अगर इस सोच में उसको वही एनवायरनमेंट नहीं मिल गया, कामयाब नहीं हो गया, तो स्टेग्नेशन की तरफ वो चलेगा, फिर जो है ना वो जनरेटिविटी के काबिल नहीं रहेगा। ओके, फिर इसके बाद जो 8 स्टेज है, तो लास्ट वन स्टेज तो वो है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पियर। ईगो इंटीग्रिटी में ये बंदा जो है ना ये लेट एडल्टहुड होता है, और इसमें जो है ना ये अपनी ज़िंदगी पे एक मुख्तसर नज़र डालेगा, वो अपनी ज़िंदगी के मतलब को तलाश करेगा। अगर वो जो है ना उन्होंने अपने आप को कामयाब नहीं पाया, तो वो क्या होगा, डिस्पियर नाउमीदी की तरफ वो चलेगा, स्टेज नंबर 8 पे। ओके, तो ये इरेक्शन के स्टेजेस है। इसके बाद फिर आता है मेस्लर्स हायरार्की ऑफ नीड्स। मेस्लर्स हायरार्की क्या है कि एम्फसिस ऑन ह्यूमन पोटेंशियल एंड क्लाइंट सीटिंग। इन्होंने जो है ना ह्यूमन पोटेंशियल और जो क्लाइंट्स होते हैं उसकी स्ट्रेंथ पे इन्होंने फोकस किया कि क्लाइंट की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी पोटेंशियल क्या है और वो चाहती क्या है। एस्टेब्लिशेस व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन सीक्वेंस ऑफ नर्सिंग एक्शंस या सीटिंग प्रायोरिटीज। जब आप नर्सिंग एक्शन करते हो, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हो, तो उसमें आप प्रायोरिटीज़ किस बेस पे जो है ना सेट करते हो, तो प्रायोरिटीज़ जो है ना वो इन्होंने इस्टेब्लिश की। सबसे पहले पेशेंट आपके पास आ जाए, तो आपने पेशेंट को, या एक क्लाइंट होता है या एक बंदा अपने बारे में कहता है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स को जो है वो पूरा करने की कोशिश, फिजियोलॉजिकल नीड को कोशिश। फिजियोलॉजिकल में क्या होता है, बेसिक चीज़ जो है ना उसको एयर होता है, ऑक्सीजन होता है, उसका जो है ना वो होता है ऑक्सीजन के साथ साथ जो है ना वो रोटी, जिसको हम कहते हैं ना कि रोटा कपड़ा मकान, तो ये क्या होता है, ये फिजियोलॉजिकल नीड्स होते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके थ्रू वो जिंदा रह सके। ओके, फिर जब वो ज़िंदा रहने के काबिल हो जाए, तो फिर दूसरा स्टेज होता है क्या, सेफ्टी नीड्स, कि अब मैं ज़िंदा हूँ तो ज़िंदा रहने के लिए मुझे सेफ्टी होना चाहिए, मैं सिक्योर में हूँ, तो सेफ्टी उसको ज़रूरत है। फिर तीसरा जो है ना, जब सेफ्टी ये दोनों चीज़ें उसकी पूरा होती हैं, तो फिर ये चला जाता है लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। फिर जो है ना ये कहता है कि मुझे रिलेशनशिप बनाने हैं, शादी करना है, मेरी बहन भाई हो, मेरे बच्चे हो, मेरे माँ बाप हो, तो लव एंड बिलोंगिंग फिर थर्ड स्टेज में आता है। जब लविंग बिलोंगिंग से ये फारिग हो जाए, ये भी इनके पूरा हो जाए, तो फिर एस्टीम, सेल्फ एस्टीम की तरफ ये चलता है कि मुझे तो सब कुछ है, लेकिन मेरा कोई वक़ार है या नहीं है, मेरा जो है ना कॉन्फिडेंस अपने आप पे उनका कितना है, उनका सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में अपनी सोचे, सेल्फ एफिकेसी के बारे में सोचे कि मैं कौन सी काम में नहीं कर सकता। तो ये उसकी एस्टीम होते हैं, सेल्फ एस्टीम होते हैं कि अपने बारे में या मेरे बारे में, जिसको हम खुद एतमादी कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर सेल्फ एस्टीम के बाद जब ये सेल्फ एस्टीम उनका पूरा हो जाए, तो फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है, जिसे सिंपली मतलब है कि एक्चुअलाइज करते हैं अपने आप को, कि वो जो है ना वो जो काम करते हैं वो अप टू द फुल एक्सटेंट वो करते हैं कि नहीं करते, उसमें कौन सी यूनिक पोटेंशियल है, मेरी जो डिज़ायर है वो डिज़ायर मैंने फुल एक्सटेंट तक पूरा की या नहीं की। तो ये क्या है, ये उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और एट द एंड जब ये सारी चीज़ें वो पूरा कर ले, तो फिर वो जो है ना सोचते हैं दूसरे लोगों के बारे में, तो अपने आप से वो आला सोचते हैं फिर। और फिर इसको हम कहते हैं सेल्फ ट्रांसेंडेंट नीड्स, जो वो दूसरे लोगों को अपने आप के साथ कनेक्ट करते हैं, दूसरे लोगों के हेल्प के बारे में सोचते हैं, गरीबों के बारे में सोचते हैं, और कम्युनिटी कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द कम्युनिटी के बारे में जो है ना वो सोचते हैं। तो फिर ये सेल्फ ट्रांसेंडेंट होते हैं। ओके, तो ये है साइकोलॉजिकल थ्योरीज। अच्छा, इसके बाद जो है ना हम पढ़ते हैं साइकोट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड द नर्सिंग प्रोसेस। मेंटल हेल्थ नर्सिंग, और फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग में नर्सिंग प्रोसेस को हम किस तरह यूज़ करते हैं। ओके, तो नर्सिंग प्रोसेस किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे हम मेंटल हेल्थ में, तो इसकी जो है ना ये 6 स्टेजेस ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, जिसके आपको पहले से मालूम होगा कि पहले वाला असेसमेंट होता है। असेसमेंट के बाद जो है ना फिर आप नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट। जब नर्सिंग डायग्नोसिस आप बना लिए, तो फिर आप सोचेंगे कि जो डायग्नोसिस मैंने की इसके आउटकम्स क्या होंगे। ओके, जो आउटकम्स होते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस की, उसके आउटकम्स को आप आइडेंटिफाई कर सकोगे। फिर आउटकम के बाद आप ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे कि जो मैंने प्लानिंग करनी है, किस तरह की जो है ना मैं उसको जो बीमारी होता है उसके खिलाफ मैंने क्या क्या करना है। तो प्लानिंग जब आपने बना ली, उस प्लान को फिर आप इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन के बाद फिर जो है ना आप इवैल्यूएट करेंगे कि जो मैंने इम्प्लीमेंट किया तो उसका रिजल्ट जो है ना वो किस तरह आ रहा है। तो अभी जो है ना मेंटल हेल्थ के हवाले से, या इन द एस्पेक्ट और इन द सीटिंग ऑफ मेंटल हेल्थ, तो फिर आपने ये स्टेजेस किस तरह अप्लाई करने हैं, तो 1 बाय 1 हम डिटेल से पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहला आपने असेसमेंट किस तरह करना है। तो असेसमेंट जो फैक्टर होते हैं मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, तो वो फैक्टर सबसे पहले आपने नर्सिंग असेसमेंट जो है ना वो असेस करने हैं। अच्छा, तो कौन सी फैक्टर है इसमें, सबसे पहले सपोर्ट सिस्टम को आपने असेस करना है कि कौन से लोग जो है ना, ये जो क्लाइंट आपके पास आए, कौन से लोग उसको सपोर्ट करते हैं।
फ्रेंड्स है उसकी, उसकी फैमिली है, उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट है, तो ये सारे के सारे आपने देखने हैं। फिर फैमिली इन्फ्लुएंसेस को आपने देखने हैं कि कौन कौन सी इन्फ्लुएंसेस, कौन कौन सी फैमिली इन्फ्लुएंसेस उसके, जैसा कि होता है उसका कि वो जो है ना घर में डिसीजन किस तरह लेता है, उसकी फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी घर में काम और घर में फाइनेंशियल सपोर्ट इसकी कैसी चलती है, घर में बात किसकी चलती है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, फैमिली इन्फ्लुएंसेस होते हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट कल्चर में जो है ना, जैसे कि पेरेंटिंग होता है तो पेरेंटिंग किस तरह होती है, तो ये सारे के सारे फैमिली इन्फ्लुएंसेस आपने देखनी है। फिर आपने जो है ना डेवलपमेंटल इवेंट्स, कौन कौन सी डेवलपमेंटल इवेंट्स जो है ना वो है इस बंदे में, तो वो डेवलपमेंटल इवेंट सारे के सारे आपने जो है ना वो देखने होते हैं। फिर कल्चरल बिलीव्स एंड वैल्यूज उनकी क्या है। फिर जो है ना हेल्थ प्रैक्टिसेस, कौन कौन सी हेल्थ प्रैक्टिसेस वो लोग यूज़ करते हैं, मतलब ये कि वो जो है ना कई बाबा वगैरह के पास जाते हैं, उधर जो है ना उन लोगों से दवाई लेते हैं, उन लोगों से दम दरूद और इस तरह की वो करते हैं, या जो है ना वो मेडिसिन यूज़ करते हैं, या एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं, या जो होम्योपैथिक है वो यूज़ करते हैं, तो ये सारे के सारे हेल्थ प्रैक्टिसेस होते हैं। नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस इन लोगों की कौन कौन सी है, कौन कौन सी चीज़ें जो है ना ये ऐसी करते हैं जो नेगेटिव है, उनके असरात जो है ना वो गलत हो सकते हैं इन पर। अच्छा, तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है। फिर साइकोट्रिक असेसमेंट में आपने कंस्ट्रक्ट डेटाबेस, डेटा को आपने कलेक्ट करना है। डेटा आप जो है ना किस तरह कलेक्ट करोगे कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन आप करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट उसके लिए होते हैं, उसी के थ्रू साइको सोशल असेसमेंट आपने उनकी करनी है। फिर जो है ना फिजियोलॉजिकल एग्जामिनेशन आपने बंदे को करना है कि फिजिकली वो कैसा है। हिस्ट्री आपसे लेंगे कि इससे पहले उनने कहीं हॉस्पिटलाइजेशन की है या नहीं है, कहीं बीमारी उनको आया है या नहीं है, उनकी फैमिली हिस्ट्री आप लेंगे। हिस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज भी आते हैं। फिर आप उससे इंटरव्यूज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ आप उनके साथ कंडक्ट करोगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चनिंग आंसरिंग सेशन उसके साथ करेंगे। फिर स्टैंडर्डाइज रेटिंग स्केल्स आप लास्ट में जो है असेसमेंट में वो अप्लाई करेंगे, जो आपके पास डिफरेंट पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल्स होते हैं, स्कोर्स। फिर आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि ये बंदा जो है ना इसको ये वाली बीमारी है तो कितने सीवियर है इनको ये बीमारी, या ये वाला कंडीशन है तो कितना सीवियर है। तो फिर ये बाद में हम पढ़ेंगे कि एक एक बीमारी में जो है ना हर एक बीमारी के लिए अपनी स्टैंडर्डाइज रेटिंग स्केल्स होते हैं, उन स्केल पे जो है ना अपने बंदे को असेस करना होता है। और एट द एंड आप डेटा को वेरीफाई करेंगे, क्रॉस चेक जो है ना, फिर डेटा को आप क्रॉस चेक करेंगे। ओके, तो ये असेसमेंट बेस है। इसके बाद जो है ना फिर आता है डायग्नोसिस ऑफ साइकोट्रिक इलनेसेस। तो जब आप डायग्नोसिस बनाएंगे तो डायग्नोसिस सिंपल ये है कि आपने जो असेस किया वो असेसमेंट जो है ना आपने अब कौन सी कैटेगरीज में, कौन सी डिसऑर्डर की तरफ जो है ना वो असेसमेंट आपकी चली जाती है। तो ये जो डिसऑर्डर असेसमेंट होता है इसके लिए फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स प्रेजेंट है, और वो उस बुक्स में जो है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्नोसिस है, हर एक डिजीज़ की अलग अलग डायग्नोसिस है। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा फेमस बुक है वो है DSM। DSM क्या होता है, ये डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल होता है, ये एक बुक है। अब ये वाला जो बुक है ये सबसे पहले ये पब्लिश किया था अमेरिकन साइकोट्रिक एसोसिएशन ने, और इन्होंने जो है ना डायग्नोसिस बनाई थी डिफरेंट डिजीज़ की। और फर्स्ट एडिशन जो था, फर्स्ट एडिशन में इन्होंने 102 बीमारियों की डायग्नोसिस इन्होंने इस बुक में डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल में इन्होंने जो है ना वो बनाई थी कि ये वाली डायग्नोसिस जब आप करोगे तो ये इसका मतलब ये है कि ये वाला बीमारी है। तो ये डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल जो DSM-5 था, DSM-1 इन्होंने पब्लिश किया था 952 में, और इनमें जो है ना 102 बीमारियों की डायग्नोसिस इन्होंने डिस्कस की थी, अमेरिकन साइकाट्रिक एसोसिएशन। फिर जो है ना ये वाला डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ये फिर चेंज हो गया, इसकी डिफरेंट एडिशंस आती रही थी, और फिर 2000 में इसका DSM-4 जो था, DSM-4 का एक और एडिशन आ गया जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट रिवीजन या TR। तो DSM-4 TR जो है ना फिर 2000 में आ गया, और फिर इसके बाद 2013 में DSM-5 का न्यू एडिशन जो अभी चल रहा है, तो 2013 में DSM-5 एडिशन आ गया। ओके, अब हमारा जो कोर्स ग्रेड है मैं आपको बता दूं कि हमारा कोर्स ग्रेड जो है ना वो DSM-4 TR के बेस पे है, जो 2000 में वो पब्लिश हुआ था, तो DSM TR के बेस पे। लेकिन आगे जितने भी डिसऑर्डर आते हैं, जो भी आते हैं, तो उसमें हम DSM-5 और 4 दोनों को जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे, और दोनों की जो खुलासा है वो हम बताएंगे कि DSM-5 में क्या है, DSM-4 TR में क्या है। ओके, फिर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, ये वाला दूसरा बुक है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ बाय WHO ICD-1 1900 में जो है ना ये पब्लिश हुआ था, और इसको जो है ना ICD अभी जो है ना इसका एडिशन चल रहा है 11 एडिशन जो 2009 में, और इसको हम कहते हैं ICD 11 एडिशन। ये WHO की तरफ से, WHO फॉलो करते हैं ICD को, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ को, और इसका अभी 11 एडिशन। लेकिन हमारी बुक्स जितनी भी है या अमेरिकन साइकोट्रिक, तो ज़्यादातर जो है ना डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल
का वो फॉलो करते हैं। और हम जो है ना ये टीवी इसका एडिशन है, फिर टीवी के बाद जो है ना TR आ गया। अच्छा, ये बेसिकली ये जो है ना ये डायग्नोसिस के बेस पे होता है, मतलब मेडिकल में या डायग्नोसिस के बेस पे जब आप डायग्नोसिस करेंगे और इसकी ट्रीटमेंट करेंगे तो उसी के लिए जो है ना ये डायग्नोस्टिक या DSM पाइप होता है। नर्सिंग में जो नर्सिंग डायग्नोसिस होते हैं तो नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए स्पेसिफिकली फिर यूज होता है नेंडा। नेंडा को हम कहते हैं नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। ये जो है ना ये बन गया था 1982 में, और इसके थ्रू जो है ना क्या होता है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्सिंग और अदर प्रोफेशनल उनकी मेंबरशिप होते हैं। इसमें बेसिकली जो है ना बनते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस बनते हैं, उसके फिर नर्सिंग आउटकम्स बनते हैं, नर्सिंग इंटरवेंशन जो है ना वो एक्सप्लेन करते हैं नेंडा। अब इसमें जो नर्सिंग आउटकम नर्सिंग डायग्नोसिस है तो उसको हम नेंडा कहते हैं, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। इसकी फिर और ब्रांच है जिसको हम NOC कहते हैं। NOC मतलब नर्सिंग आउटकम क्लासिफिकेशन, NIC मीन नर्सिंग इंटरवेंशन क्लासिफिकेशन। तो ये नेंडा है फिर। ओके, अच्छा फोकस हम सिंपली करेंगे यहाँ पे DSM-4 TR पे। ओके, TR जो है ना वो 2000 में आया है, और इसके साथ साथ भी हम फोकस करेंगे DSM-5 में, वो हम नेक्स्ट जो लेक्चर हो उसी के बेस पे होगी। ओके, DSM-4 TR में क्या कहते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर कंसिडर मैनिफेस्टेशन ऑफ बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर और डिस्फंक्शन ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये तीनों एस्पेक्ट्स में जब डिस्फंक्शनल आ जाए तो इसी की वजह से जो है ना मेंटल इलनेसेस आते हैं या मेंटल डिसऑर्डर। और ये पार्ट 1 में हमने डिटेल से डिस्कस किए इन तीनों एस्पेक्ट्स को। अच्छा, फिर DSM-4 TR है, इसकी मल्टीपल एक्सिस है, इसको मल्टीपल एक्सियल सिस्टम, मल्टीपल एक्सियल क्लासिफिकेशन भी इसको कहते हैं। मल्टीपल एक्सिस है, एक्सिस 1 में आता है जो मेजर साइकोट्रिक डिसऑर्डर है वो आते हैं। एक्सिस 2 में पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मेंटल रिटार्डेशन वगैरह ये सब कुछ आते हैं। एक्सिस 3 में जो करंट मेडिकल कंडीशंस है और उसका ताल्लुक जो है ना मेंटल डिसऑर्डर के साथ है, तो वो हम जो है ना वो करंट मेडिकल कंडीशंस को एक्सिस 3 में डालते हैं। एक्सिस 4 में हम साइको सोशल और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को डालते हैं जो रेलिवेंट होता है मेंटल डिसऑर्डर के साथ। ओके, और फिर जो है ना एक्सिस 5 में हम ग्लोबल असेसमेंट फंक्शन जो है ना वो स्टडी करते हैं। ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शन क्या है कि ये हमारे जो मेंटल हेल्थ है उसी ओवरऑल मेंटल हेल्थ को हम असेस करते हैं स्कोर वाइज। इसमें स्कोरिंग होते हैं 1 to 100 स्कोर इसके होते हैं मेंटल ग्लोबल असेसमेंट फंक्शन में। अब ये जो 1 to 100 स्कोर है इसमें जो मैक्सिमम स्कोर होता है तो वो मैक्सिमम फंक्शंस को जो है ना डिटरमिन करते हैं। फॉर एग्जांपल 90 to 100 स्कोर इसमें जो है ना वो समझा जाता है कि सुपीरियर स्कोर है, और ये ऐसे बंदे में होता है जो बिल्कुल की भी सिम्टम उसमें जो है ना वो नहीं हो, तो 90 to 100। लेकिन जब आप आते हैं 1 to 9 तो 1 to 9 ऐसा बंदा होता है जो सीवियरली मेंटली डिसफंक्शनल हो। तो एक्सट्रीमली डिसफंक्शनल बंदे को जो है ना 1 to 9 इस तरह की जो है ना, फिर आप दरमियान में जितना आप ऊपर जाओगे तो उतना जो है ना कंडीशन में बेहतरी आएगा। तो ये स्कोर है, इसको हम कहते हैं ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शन। ओके, अच्छा थेरेप्यूटिक अप्रोचेस आप कौन कौन सी यूज़ करेंगे, तो साइको एनालिसिस है, शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, मॉडलिंग, ऑपरेटिंग कंडीशन, सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन, एवर्जन थेरेपी, तो ये बिहेवियर थेरेपी टाइप है। फिर मेलियो थेरेपी में स्पेसिफिकली रिलेशनशिप पे फोकस करते हैं, रिलेशनशिप पेशेंट और एनवायरनमेंट और उसकी सोशल कल्चर, सोशल इंटरेक्शन, तो इस पे आप फोकस करते हैं और इसी के बेस पे जो है ना आप पेशेंट की थेरेपी करते हैं। ओके, इंडिविजुअल, ग्रुप एंड फैमिली थेरेपी, तो ये सारी की सारी थेरेपी हमारा जो लेक्चर है साइकोथेरेपी, तो साइकोथेरेपी जो हमने अपलोड की मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, तो ये सारी की सारी हमने उधर जो है ना वो साइकोथेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में हमने डिटेल से डिस्कस की है। ओके, थेरेप्यूटिक अप्रोचेस ये सारी की सारी। अच्छा, फिर इसके बाद है कल्चरल बाइसेस। असेसमेंट में आप फोकस भी करोगे कल्चरल बाइसेस पे। कंसिडर कल्चरल डिफरेंसेस दैट इन्फ्लुएंस हेल्थ, कौन सी कल्चरल डिफरेंसेस है जो हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर इसके बाद भी एक्सेप्टिंग ऑफ चेंजिंग फैमिलीज, जो फैमिली चेंजेस है, मतलब ये कि कहाँ पे जो है ना फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है या कौन सी फैमिली वाले लोग हैं, मतलब ये कि LGBT फैमिली है या नॉर्मल फैमिली है, कल्चर उनकी कैसे है, तो इन सारी फैमिली के साथ जो है ना आप डील करते हो। तो ये कल्चरल बाइसेस जो है ना ये आपने नज़रअंदाज नहीं करने होते हैं। ओके, बी ओपन, कंसिडर डिफरेंसेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सेंसिटिव कंप्यूटर। ये डिफरेंसेस जब आप समझते हो ना कि कौन सी कल्चर से है या कौन सी फैमिली वाले लोग हैं, तो ये आप क्यों करते हो, जब ये तब आप करोगे जब आप कोई सेंसिटिव या कॉम्पिटेंट केयर जो है ना आप प्रोवाइड करते हो। तो सेंसिटिव और कॉम्पिटेंट केयर को प्रोवाइड करने के लिए आपने ये सारी बाइसेस को देखने होते हैं। ओके, अब गोल्स एंड इंटरवेंशंस क्या होगी आप साइकोट्रिक केयर में, कि गोल्स आपकी क्या होगी, इंटरवेंशन जब आप प्रोवाइड करते हो तो गोल्स आपकी ये होगी कि बंदे का एंजाइटी कम हो जाए, साथ में उसका रियलिटी टेस्टिंग जो है ना वो बेहतर हो। रियलिटी टेस्टिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो अपने आप को समझे कि क्या गलत है मेरी में, क्या सही है, मुझे कौन से एक्सप्रेशन जो है ना वो अभी करनी है, तो रियलिटी टेस्टिंग होते हैं। और साथ में जो है ना सेल्फ स्टीम,
उनके बढ़ जाए। तो रियलिटी टेस्टिंग जब उनके बेहतर हो, साथ में सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, एंजाइटी कम होगा, तो इसी के थ्रू जो है ना उसके लेवल ऑफ फंक्शनिंग जो है ना वो क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी और वो डिजीज़ प्रोसेस जो है ना वो अच्छी तरह से मैनेज होगा। तो ये हमारे गोल्स होगा, गोल्स और इंटरवेंशन हमारी साइकोट्रिक नर्सिंग का, कि उसमें हम एंजाइटी को कम करेंगे, रियलिटी टेस्टिंग को इंक्रीज़ करेंगे, सेल्फ एस्टीम को भी इंक्रीज़ करेंगे। और जब ये तीनों इंक्रीज़ होते हैं तो लेवल ऑफ फंक्शनिंग इंक्रीज़ होगा, डिजीज़ प्रोसेस पे जो है ना हम काबू पा सकेंगे। ओके, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू द मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो हमने डिटेल से पढ़ा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।